अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ दस्तावेज़ात सामने आई हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है पहले सेगमेंट में। मामला कुछ यूँ है कि बिजनेस टाइकून NCA और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या इसको कहें राजदारी का मुआहिदा, जिसकी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। फ़खर दुरानी साहब ने ये दस्तावेज़ देखी भी है और उनकी खबर के मुताबिक इस मुआहिदे के ऊपर उस वक्त के ARU के सरबराह शहजाद अकबर के दस्तखत हैं और इस बात के ऊपर रजामंद हुए कि ये तमाम तर जो मामला है इसको खुफिया रखा जाएगा, कोई भी इसकी डिटेल्स अफशा नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का जो अकाउंट है उसका भी जिक्र है। साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान फरीकैन की रजामंदी के बगैर तफसीलात न तो जाहिर करेगी, न सिर्फ ये मेंशन है बल्कि डीड के हिस्से के साथ साथ ये भी मेंशन किया गया है कि फ्रेमवर्क अग्रीमेंट यानी वो बुनियादी मुआहिदा जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया और बिजनेस टाइकून के दरमियान हुआ था सेटलमेंट के लिए, उसकी तफसीलात का भी जिक्र है, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस तमाम तर मामले का और बुनियादी अग्रीमेंट का इल्म था। अब ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि ये जो दावे होते रहे कि हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं या वो जो बुनियादी तस्फिया हुआ था उससे लाइल्म है, तो जिस तरह से सेटलमेंट के मुआहिदे के ऊपर PTI हुकूमत का ताउन रहा, उससे मुतल्लिक सवालात और इससे मुतल्लिक जो दावे हैं, इस पर अपने तजियाकारों से हम पूछना चाहते हैं कि डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सामने आने के बाद इमरान खान और PTI का मुआहिदे से कोई ताल्लुक़ ना होने का जो दावा था, क्या वो गलत साबित हो गया? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे शुरू करेंगे और आप हमें थोड़े से डिटेल्स बताइएगा जो आपने दस्तावेज़ात देखी हैं, क्या क्या है उनमें और किस तरह से वो प्रूव करता है कि ये इल्म था न सिर्फ शहजाद अकबर को बल्कि इमरान खान को भी। शुक्रिया अलीना। देखें, अगर हम देखें जब से ये 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत में चला है उस दिन से लेके अब तक हमेशा इमरान खान हों, शहजाद अकबर हों या PTI के दीगर जो अरकान हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था NCA और के दरमियान, ये सिर्फ उनके दरमियान है, PTI की हुकूमत या इमरान खान इसमें किसी तौर के ऊपर भी मुलव्वस नहीं थे और ना ही किसी तरह से इन्होंने असिस्ट किया था इस मुआहदे के हवाले से। ये एक कंटिन्यूस जो इनकी तरफ से एक बयानिया जो बनाया गया था उसके हवाले से अगर हम देखें, जो काबीना से सबसे पहले अगर तफसीलात को वो देखें तो जो काबीना से एक खुफिया नोट प्राइम मिनिस्टर के लिए सील लिफाफे में इन्होंने वो मंजूर कराया था, सबसे पहले उसमें इसका जो है वो अफशा होता है, जो राज था जिसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटेट कराया था ये जो मुआहिदा था दो फ्रीकैन के दरमियान उसका, और फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो बरतानवी गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि ये जो पैसा है 190 मिलियन पाउंड ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। साथ साथ इस और फैसिलिटेशन का अगर वो देखें तो इन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड रिपैट्रिएट किए गए उसको रेमिटेंस डिक्लेयर करते हुए उसके ऊपर टैक्स भी माफ़ करा दिया था। ये तो जो एक फैसिलिटीज़ या फैसिलिटेट किया गया था वो एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट है उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें बाकायदा शहजाद अकबर साहब ने बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ARU के हेड के तौर के ऊपर ये इस जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी कि राजदारी का जो मुआहिदा है उसको दस्तखत किए और उनके साथ जो बतौर विटनेस के है वो ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम साहब वो उसके बतौर विटनेस उस डीड के ऊपर उनके भी दस्तखत हैं। ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मेंशन था। अब उसमें बाकायदा जो हमने फिर ये मेरी कोशिश थी कि इसका जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है दरअसल है क्या इसमें, तो वो फिर जब ये मुझे डॉक्यूमेंट मिला है उसमें बुनियादी तौर के ऊपर हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो डीड है ये बुनियादी तौर के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के नाम से और NCA के दरमियान, जिसमें तमाम तर जो रिपैट्रिएशन ऑफ जो एसेट्स है या मनी है वो उसकी तमाम तर जो है वो तफसीलात वगैरह उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में वो की गई हैं और ये सेम डे किया गया है। ये उस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में लिखा हुआ है कि ऑन और अराउंड जो सेम डे ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी साइन की गई है और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। अब वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बतौर हुकूमत पाकिस्तान ने यूँ समझे गारंटी के तौर के ऊपर ये इनको वो दी कि हम ये जितनी भी तफसीलात हैं उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हम आपको इंश्योर करा रहे हैं। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर 6 शिक्के हैं जिसमें सब क्लॉजेस भी हैं इस पूरी जो डीड ऑफ जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें। जो इसमें बुनियादी नुकात हैं अगर हम देखें तो पहले तो शुरू के जो इसमें ये 6 पेजेस का एक जो डीड है उसमें पहले जो 2 पेजेस हैं वो जो उसमें डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स का जिक्र किया गया है कि कौन कौन से होंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था उसमें वो था जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो कि जिसमें पैसा 190 मिलियन पाउंड जो है वो रिपैट्रिएट किया गया था। अब ये उसके बाद फिर जो आगे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह दी गई हैं मुख्तलिफ जो क्लॉजेस की सूरत में, उसमें 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो क्लॉजेज हैं, जैसे क्लॉज 2.1 है कि जो ये डीड है, डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये दोनों इसको खुफिया रखा जाएगा तमाम फरीकैन की तरफ से। फिर उसमें दूसरा एक और क्लॉज है 2.4, उसमें ये कहा गया है कि जो दोनों फरीकैन हैं यानी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसका दरमियान वो साइन किया गया है वो दोनों फरीकैन उनकी इजाज़त के बगैर जो तफसीलात हैं वो शेयर नहीं की जाएंगी। फिर इसी तरह 2.6 एक जो क्लॉज है उसमें यह बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान अगर किसी को जो फ्रेमवर्क की तस्हीह करना कोई फ्रीक इसमें से यानी हो या एनसी हो, अगर इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में कोई तस्हीह करना चाहते हैं तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान ये उसकी इजाज़त देगी। फिर एक और है 2.3.4 जो इसमें क्लॉज है उसमें ये बाकायदा बताया गया है कि किसी भी लीगल मामले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान इस जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो उसकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज़ कर सकती है। अब ये जो तमाम तर क्लॉजेस हैं ये उससे साबित हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान एक तो उनको इजाज़त देने के हवाले से या फिर जो डिस्क्लोज करने के हवाले से, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इमरान खान का वो बयानिया जिसमें ये कहा वो कहते हैं कि वो उन्होंने ना तो इसमें पूरे उस मामले में इन्वॉल्व हैं और ना ही ये जो इन्होंने फैसिलिटेट किया है ये उसकी नफ़ी कर रही है जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, आउट ऑफ द वे जाकर बिजनेस टाइकून को फैसिलिटेट करना और उसके बाद जिस तरह से माहिदे की तफसीलात बताई हैं फ़खर दुरानी साहब ने, आप बड़ा दिफा करते आए हैं इसका कि शायद इल्म नहीं था, ये केस बोगस बनाया गया है, क्या कहेंगे? मैडम शेख, मैं एंड पे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि मेरे भाई ने लिखा फ़खर ने कि प्रॉपर्टी टाइकून को 20 बार बाहर जाने की इजाज़त दी। मुझे तो नहीं लगता कि उस वक़्त उनका नाम ECL पे था कि उनको इजाज़त हुकूमत ने देनी थी या हुकूमत ने कहा होगा कि अब आप चले जाएं तो अब आप आ जाएं। वो आज़ाद शहरी थे, जा सकते थे, आ सकते थे, और शहजाद मलिक भी गए और एक मरतबा तस्वीर भी आई उनके सामने वहाँ लंदन में। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो तो ये ज़रूर बताएंगे कि क्या उस वक़्त हुकूमत ने उनको रोका हुआ था। मैडम शेख, सवाल पे आता हूँ। इमरान खान ने सज़ा वाले दिन और अगले दिन गुफ्तगू की, कहा कि शहजाद अकबर पर दबाव डाला गया वादा माफ़ गवाह बनने के लिए या मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, और इसके भाई तक को गिरफ़्तार किया गया मगर वो वादा माफ़ गवाह ना बने। इमरान खान ने कहा कि शहजाद अकबर वीडियो लिंक पर केस का हिस्सा बनना चाहते थे मगर उन्हें इजाज़त ना दी गई। इमरान खान ने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी पर दबाव डाला गया कि वो वादा माफ़ गवाह बने या मेरे खिलाफ़ गवाही दें। इनके ख़ानदान को हरासा किया गया, कारोबार तबाह हुआ इनके ख़ानदान का, मगर वो भी नहीं बने। प्रॉपर्टी टाइकून का ट्वीट तीसरी मरतबा आया है और कहा है जितना जुल्म करना है कर लो, गवाही नहीं दूंगा। मैडम शेख, प्रॉपर्टी टाइकून बाहर है, किस केस का हिस्सा नहीं बना। शहजाद अकबर बाहर है, केस का हिस्सा नहीं बना। जुल्फ़ी बुखारी बाहर है, केस का हिस्सा नहीं बना। नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून का मुआहदा केस का हिस्सा नहीं है। मैं आगे बाकी बातें वो छोड़ देता हूँ कि हसन नवाज़ का 1 हाइड पार्क या डबल कीमत पर क्यों ख़रीदा गया और क्या ये रिश्वत थी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए। और अगर प्रॉपर्टी टाइकून शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी नहीं आ रहे तो वो डॉक्यूमेंट अब तो हुकूमत दूसरी मरतबा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की है, तो हुकूमत दरख्वास्त कर सकती थी कि ज़रा वो खुलवाएँ वो मुआहदा जो असल मुआहदा है। और इसको भी छोड़ दीजिए कि पैसा मुनाफे के साथ मिल चुका ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, ज़मीन हुकूमती तहवील में, और 14 साल सज़ा, उम्र कैद सज़ा यानी इस बात पे, और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा,
तोशाखाना में 14 साल सजा, हालांकि वजीर आज़म इमरान खान थे, वजीर आज़म इमरान खान थे, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन छोड़ दीजिए। सवाल ये है मैडम शेख कि ये तो इमरान खान कह चुके हैं और 2-3 बार कह चुके हैं कि पैसा वापस लाने के लिए हुकूमत का किरदार था। इमरान खान कह चुके हैं कि अगर हम मुआहदे की मंजूरी ना देते तो पैसे वापस ना आते। सवाल अब ये है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग थी, ये नाजायज़ तौर पर कमाया गया था पैसा था, या ये ब्लैक मनी थी। सवाल ये भी है कि प्रॉपर्टी टाइकून ने कोई जुर्म किया, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ हुई, या दो फरीकों में तस्फिया था। सवाल ये है कि पैसा जो प्रॉपर्टी टाइकून का जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये उनका अपना पैसा था या पाकिस्तान का पैसा, और ये पैसा सरकारी ख़जाने में जाना था या सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में, और सुप्रीम कोर्ट अकाउंट किसने दिया। तो अब मैडम शेख ये तो कोई बड़ी, मैं तो इससे क्या बयानिए को, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये शुरू से एंड तक जो कहानी है इसमें क्या है कि बयानिए। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आपने सवालात उठाए ना, उमर चीमा साहब के पास ये लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले हमने इसके ऊपर बात भी की और उमर चीमा साहब ने कोई वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन जो इनकी थी मामला, उसके अंदर भी ये जिक्र था कि ये जो पैसा या जो तस्फिया वहाँ पर हुआ वो कानूनी सेटलमेंट के नतीजे में हुआ, या वो जो पैसा था वो इल गॉटन मनी थी या गैर कानूनी था, सस्पिशियस फंड था। उमर चीमा साहब, भट्टी साहब के अगर सवाल आता आप आंसर कर सकें तो। अच्छा, एक तो जो फखर को ये सवाल कर रहे थे ना कि जो मलिक साहब हैं या प्रॉपर्टी टाइकून जिनको कहते हैं कि उन पर कोई पाबंदी नहीं थी बाहर आने जाने की, उन पर काफी देर से पाबंदी है और उन्हें हर दफा एक टर्म इस्तेमाल होती है OTP, वन टाइम परमिशन। तो उनको वन टाइम परमिशन मिलती है और वो वजारत दाखिला देती है, क्योंकि जो इमिग्रेशन है वो FIA के अंडर है और FIA जो है वजारत दाखिला के अंडर है। तो जब उनके मामला ठीक रहते हैं तो चीज़ें चलती रहती हैं, और जब ख़राब हो जाते हैं तो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो उनको हर दफ़ा वन टाइम परमिशन लेकर बाहर जाना पड़ता था। उनका ये मामला था, लिहाजा वो कोई इतने उस तरह से आज़ाद नहीं थे कि उनको मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान में मतलूब थे। अच्छा, दूसरी बात जो है ना अलीना, ये जो फखर ने भी बात की है, अब इम्पैक्ट ये जो इम्पोर्टेंट ये चीज है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट है? क्या हम जो है इस बात को मानने को तैयार हैं? क्या इमरान खान की गलत बयानी या उनका झूठ को पहली दफा पकड़ा गया है? वो बारहा पकड़ा गया, हम हर दफा भूल जाते हैं, और लोगों की इस मामले में बहुत ज्यादा याददाश्त भी कमजोर वाकई हुई है। अभी इद्दत का केस देख लेना, उसको हमने ये कहते हो भाई यार ये क्या इद्दत का केस, ये वो, ये नहीं होना चाहिए था। किसी ने ये नोट नहीं किया कि इमरान खान ने पूरी कौम से झूठ बोला था। उसने कहा था कि मेरा निकाह जो है वो 18 फरवरी को हुआ है। उधर जाके पहली दफा दोनों मियाँ बीवी ने उस केस में इन्होंने पहली दफा माना है कि हमारी 1 जनवरी को हुई है। कभी कभी इस पे कभी किसी ने बात की है? कोई बात नहीं करता। ये वाला जो मामला है, ये मेरा ख्याल है कि इतना शायद ब्लेटेंट केस कि जिसमें इतना क्लियर पकड़ा जाए बंदा कि भाई एक को एक तरफ फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसे फायदा उठा रहे हैं, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ठीक है। और ये जो फखर जिस डॉक्यूमेंट का हवाला दे रहे हैं उसमें जो एक सिग्नेटरी का जिक्र कर रहे थे, मुझे उसका नाम भूल गया, जो ज़ियाउल मुस्तफ़ा। हाँ, ज़ियाउल मुस्तफ़ा जो है ये बैरिस्टर शहजाद अकबर मलिक के दोस्त हैं। और ये जब PDM की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने एक सब कमेटी बनाई थी, उसमें भी इनको बुलाया गया था और उनको पूछा गया था कि ये जो आपने साइन किए हुए हैं, आप बताएं इस केस के हवाले से आप कितना जानते हैं। तो बकौल उसके, यानी जो उसने कमेटी को उस टाइम बताया, उसने कहा जी कि मुझे इससे ज्यादा कोई पता नहीं है कि मेरे से इन्होंने साइन कराए हैं। अब इनका ये ख्याल था कि शायद ये झूठ बोल रहा है, इसको सारे मामले का पता है और ये शक उनका दुरुस्त भी हो सकता है। और उन्होंने को नेक्स्ट डे के लिए बुलाया, उन्होंने कहा कि आपने कल पेश होना है दोबारा। अब उसने ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब जो उन्होंने भी टिकट कराया हुआ था, वो शाम को निकल गए। ठीक है। ये जो भट्टी साहब बातें करते हैं ना जी, फलां भी इधर नहीं है, वो भी सारे बाहर हैं, क्या वो कोई उनके पास कोई टिकट नहीं था या टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए नहीं आ रहे थे? भाई उनके पास वो जानबूझ के बावजूद वो बाहर बैठे हुए थे, वो इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे और उसका आज तक कोई वो ऐसा कोई जवाब पेश भी नहीं कर सके। वीजे की जो आप बात कर रहे हैं, वीजे का तो देखें NCA की हिस्ट्री में
वो उनका ये दावा है, एनसीए का दावा है कि उनकी सबसे बड़ी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब ये है कि जो बंदा है जो अंडर सस्पिशन है वो इनको मुतमिन करने में नाकाम हुआ है और फाइनली वो इस बात पे एग्री कर गया है कि हम बजाय अदालत में जाने के हम कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। ये कोई इतना आसान मामला तो था नहीं। और फिर ये देखिए, इमरान खान जो है उन्होंने एक कौम से वादा किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि पता नहीं कितने अरब डॉलर उन्होंने बाहर से लाने थे, लूटी हुई दौलत। एक उनको मौका मिला, वो भी उन्होंने खुद अपनी जेब में डालने की कोशिश की, खुद अपनी जेब में डालने की यही कि जिसके पैसे थे उसको दे दिए और उससे इधर बेनिफिट लेना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये कोई इतना इसमें कोई अभाम नहीं है, लेकिन ये है कि अभाम बहुत ज्यादा इसमें पैदा करने की कोशिश जारी रहती है। आई डोंट नो कि अब इसको किस तरह और एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट इनके सामने रख दें और ये मामला अदालत में गया है और अदालत में इतनी देर चलता भी रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई लोग जो हैं वो नहीं मुतमिन हो पा रहे। सर आप कह रहे थे, ये भी कह रहे थे, आपने कहा इम्पैक्ट का भी, इसीलिए आप लोगों को बिठाया गया है ना कि बहुत सी नॉइज, बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन फिर आप जैसे हमारे पैनल जैसे सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं जो सवाल भी करते हैं और फिर फैक्ट सामने भी लेके आते हैं। आई थिंक दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द मेन पॉइंट। सलीम साहब, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोग भूल जाते हैं, या आप ये कह लें सर इसीलिए आपको बिठाया गया ताकि सच को सामने लेके आए और भूलने ना दें। उनमें ये सलाहियत है कि वो नॉइज इतना क्रिएट कर लेते हैं, या उनके जो हमनुआ हैं वो इतना नॉइज क्रिएट कर लेते हैं कि लोग पिछली बात भूल जाते हैं। बस सिर्फ एक बात उन्होंने बार बार सुनानी होती है कि इमरान खान बड़ा ईमानदार है, और इमरान खान की जब से स्क्रूटनी हुई, पहले तो कभी हुई नहीं थी। अभी देख लें कि जितना चीजें क्लियर इनके केस में मिल रही हैं, बाकियों के केस में शकूक थे, इनके केस में बाकायदा एविडेंस आ रही है। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, भट्टी साहब, मैं समझती हूँ आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मुझे वक्त दीजिएगा। सलीम साफ़ी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें, फिर मैं आपके पास आती हूँ वापस। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? ये ख़ास तौर पे जो दस्तावेज़ की तफसीलात सामने लाए हैं, इसके ऊपर सारा किरदार आप कैसे देखते हैं हुकूमत का, और क्या समझते हैं ये गैर मामूली है और इसके ऊपर आगे कुछ एक्शन लिया जा सकता है? इम्पैक्ट क्या होगा और मकसूद क्या है जो तफसीलात अब सामने आई हैं इससे? नहीं देखें, अब डॉक्यूमेंट जो भी सामने आए, लेकिन ये हर किसी को पता है कि लंदन में भी और बरतानिया में भी एनसीए के साथ भी मलिक साहब के साथ शहजाद अकबर ने और हुकूमत ने सहूलतकारी की, और फिर पाकिस्तान वो माल जब आ गया तो यहाँ पर भी उन्होंने उनके साथ सहूलतकारी की। कोई चीज़ भी इमरान खान से या शहजाद अकबर से छुपी हुई नहीं थी, सब चीज़ें उनको इल्म थी, और उसके बावजूद उन्होंने उनके साथ वो वाला काम किया कि काबीना में सिर्फ वो दिखा दिया, कागज़ दिखा दिया, और या फिर ये कि अभी ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई इल्म नहीं था। इल्म उनको अलिफ से ये तक हर चीज़ का था। सर ये बताइएगा, अब ये जो तफसीलात मंजर यहाँ पर आई हैं, कैसे तज्जिया करें आपको, इससे क्या हासिल होगा, या मकसद क्या हो सकता है, या मकसूद क्या हो सकता है? तफसीलात जो सामने आई है उससे उस मौक़िफ़ की तस्दीक हुई है। जो लोग ये कहते थे कि हुकूमत मुजरिम है इस मामले में, तो उनकी राय की मज़ीद तस्दीक हुई है। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं भट्टी साहब के सवालों का जवाब देना चाह रहा था। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आप लोग एक दूसरे के सवालात का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन आफ्टर ब्रेक। 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर ये जो राजदारी के माहिदे की तफसीलात सामने आई हैं, इसके ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। फ़खर दुरानी साहब, आप भट्टी साहब के सवालात का जवाब देना चाहते थे, पहले आप कर लें, फिर भट्टी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। बिल्कुल अलीना, भट्टी साहब ने 3 सवाल उठाए हैं और मैं तीनों का जवाब देना चाहूँगा मुख्तसर करके। पहला उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो का नाम था ECL पे था या नहीं था, 20 दफ़ा जो परमिशन का ये मेरे भाई कह रहे हैं, तो उनका नाम जनवरी 2019 में गालबन ECL में था, लेकिन फिर मार्च 2019 से लेके मार्च 2022 तक 20 दफ़ा
मल्टीपल टाइम परमिशंस, यानी कभी 8 हफ्ते की, कभी 12 हफ्ते की, कभी 3 हफ्ते की ये परमिशंस दी जाती रही और उसके ऊपर वो ट्रैवल करते रहे। 20 ये जो दफ़ा दी गई है उसमें से जो शहजाद अकबर साहब जब ये एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर थे, उनके दौर में 6 दफ़ा परमिशन दी गई थी उनको ट्रैवल करने के लिए अब्राड। और ये वो टाइम है जब ये NCA के साथ भी बातचीत चल रही थी, मतलब एक मतलूब शख्स है जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरीज चल रही हैं, आप उनके साथ ही जो है वो ना सिर्फ ये कि परमिशंस दी जा रही हैं और फिर बरतानिया में देखा भी जा रहा था उनको एक साथ भी। तो एक तो पहले इनके सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरा इन्होंने एक सवाल पूछा कि मुझे ये बताएं कि वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है या जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किधर हैं। तो उस पर ये अगर जजमेंट पढ़ें तो उसमें बाकायदा बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जब PDM की हुकूमत आई थी उन्होंने इसके लिए तहकीकात की और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उसमें इन्होंने ये एक डिटरमिन किया कि ये जो NCA के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन थी, जितना भी एग्रीमेंट के हवाले से बातचीत और मुआहदा जो कुछ हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। इस पे मैंने शहजाद अकबर साहब से रब्ता करके उनका भी मौक़िफ़ लिया था कि ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, और वो जो इंक्वायरी कमेटी थी उसमें भी उन्होंने डिटरमिन करके यही कहा कि ये शहजाद अकबर साहब ही इसके ज़िम्मेदार हैं। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि बतौर हेड ऑफ़ ARU मैं ज़िम्मेदार नहीं था रिकॉर्ड कीपिंग का। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बाकायदा और लोग होते हैं, आप उनसे पूछें। मेरे पास कोई इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं थे। तीसरा सवाल ये पूछ रहे हैं भट्टी साहब के ये जो पैसा है वो सरकारी ख़जाने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये जो भट्टी साहब का सवाल है, इसका जवाब जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नोट सील्ड एनवेलप में था वो उसमें बाकायदा तौर के ऊपर वो उसका जवाब मिलता है। वो जो काबीना ने बग़ैर देखे मंजूरी दी थी सील्ड नोट की, उसमें ये बताया गया है कि बरतानवी हुकूमत ने या बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को बताया है कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है तो उसके अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये भट्टी साहब का तीसरे सवाल का भी जवाब इसमें जो है वो उन्हीं सरकारी भट्टी साहब से जवाब भट्टी साहब चल जाता है। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अभी मेरे भाई उमर चीमा कह रहे थे कि इमरान खान तो दावा करते थे कि पैसे लाएंगे, और तो ये भाईजान ये पैसे बाहर से ही आए थे। वैसे बाय द वे ये जो डॉलर तो नहीं आए थे, पाउंड्स आए थे, बाहर से ही आए थे, और अब ये सरकारी खजाने का हिस्सा है। इधर से नहीं, मेरी बात सुन ले ना, बात सुन ले। इधर से नहीं गए थे जो आपने पनामा लीक्स आप जिनके मौजूद थे और इधर लीक की थी, इधर से नहीं गए थे। वर्जन आइलैंड में नहीं गए थे, कोई एवन फील्ड नहीं खरीदे गए थे, कोई सरे महल नहीं खरीदे गए थे, किसी वजीर आज़म ने हाइड पार्क खरीदे गए थे वैसे। दूसरी अब मेरी मैडम शेख आप बात नहीं सुने भाई, बात ही नहीं ना। एक मिनट जी, एक मिनट रुक जाइए जी। भट्टी साहब को पहले अपना आर्गुमेंट एस्टैब्लिश करने दे। मैं नहीं बोला ना, ये जो भट्टी साहब जरा टाइम कम रह गया ना तो इसलिए सामने बैठे हैं मौजूदा पनामा लीक्स मेरे सामने बैठे हैं, जिनको ये बड़ी करप्शन नजर आ रही है कि जो इधर वापस पैसे आए और कौमी खजाने में चले गए, और जिनका अभी मनी ट्रेल ही कोई नहीं, उन पे आप ये बात ही नहीं करते। और वजीर आज़म यूसुफ गिलानी जिस वजह से नायल हुए उस पर भी बात नहीं करते इस हुकूमत को। दूसरी बात मैडम शेख, रिकॉर्ड ही मिसिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी वो फाइल पूरी लेके शहजाद अकबर साहब चले गए माशाल्लाह। तो फिर ये 14 साल की इस पे सजा सुनाई। तीसरी बात ये मैडम शेख कि ये किसने कहा, मैंने इमरान खान से की ज़बानी यानी उनके अगर पिछले ट्वीट्स अगर आप पढ़ लें या उनकी गुफ्तगू पढ़ लें, वो तो बार बार कहते हैं कि हमने फैसिलिटेट किया था पैसा वापस लाने में। ये कहाँ से आ गया कि बयानिया ही गलत हो गया, तो वो उनका तल्लक ही कोई नहीं था, हुकूमत पाकिस्तान का तल्लक था। मैं तो पहले दिन कह रहा था एक हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान भी मुआहदा है, एक प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के दरमियान मुआहदा है, और एक वो खुफिया डॉक्यूमेंट है जो काबीना से मंजूरी ली गई थी। तो ये इसको ट्विस्ट करना मेरा ख्याल है ये गलत है कि इससे कोई बयानिया उड़ गया तो फलाना उड़ गया। अच्छा। आपने सजा सुना ली, बिल्कुल ठीक है, और सजा सुनाए उनको भी जो वो कह रहे हैं मैं जब्त करके बैठा हूं 25 से 30 साल के लिए, 30 साल का सबूतों के साथ जिन्होंने मुझसे फायदे लिए, उनको भी सजा सुनाए। प्रॉपर्टी टाइकून जो लेके आए हैं, एक इमरान खान को तो इसमें भी सजा सुना ली, एक दो और केस है उनमें भी सजा सुना लें, कोई हर्ज नहीं, बाकियों को भी सुनाए। खैर चले आप जवाब ले लेते हैं। जरा चीमा साहब कुछ कह रहे थे जी, वैसे तो ये उनके क्रेडिट पे जाता है मौजूदा पनामा जी। उमर चीमा साहब नहीं, मुझे उसके हवाले से कोई नहीं, और आइंदा भी कोई इस तरह की चीज आएगी तो वो करेंगे। असल में भट्टी साहब जो है ना, भट्टी साहब का मुझे लगता है कि जो ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इमरान खान के ट्वीट्स पढ़ते हैं और उधर से अंदाजा लगाते हैं कि बात किधर जा रही है। भाई मसला ये है,
पैसे आए तो पैसे गए किसके पास? जिसके बारे में शक था कि इसके पैसे ये डर्टी मनी है, वो पैसे आपने उसको वापस कर दिए। नहीं कि अगर उसने किसी जगह पे जुर्माना देना है तो उसको ला के दे रहे हैं, तो पैसे तो उसको चलेंगे ना, पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं आए। भट्टी साहब ये बात जवाब ले लेना। भट्टी साहब का माइक खोल दें जी जरा। भट्टी साहब, चीमा साहब आ गए हैं मुनाफे के साथ। किधर आ गए? खजाने में। सुप्रीम कोर्ट को सर वो चोरी करे। और एक और भी है, वो भी पढ़ा है आपने, जो अहमद नूरानी साहब ने दी है, एक वो जो उनके दरमियान वो जो। सर सुन लेना, चीमा साहब का सवाल सुन ले जल्दी से, फिर आप जवाब दीजिए। जी चीमा साहब, क्या मिसाल दे रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा चोरी करे और उसकी चोरी पकड़ी जाए, उससे पैसे रिकवर कर ले जाएं, वो कहे यार इन पैसों का झगड़ा था ना, ये वहां अपनी रख सकते थे तो आप रख लें। अब आप समझते हैं कि ये इतना सादा मसला है कि चोरी पकड़ी जाए तो उसकी सजा नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? भट्टी साहब, मेरे भाई, काश आप इमरान खान पर कभी इल्जाम लगा सकें कि उसने पैसे चोरी किए हैं, काश, और मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। सर नहीं, मेरा ख्याल है खान साहब पे चोरी करने के नहीं इस वक्त तो सर वो तो एक सेपरेट मामला है, वो मेरा ख्याल है बिजनेस टाइकून के ऊपर इल्जाम है। उसने चोरी करके थोड़ी बार ले गया था और बाहर से उसके पैसे पकड़े गए थे, या उसने उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सका, या बार बार सरे महल बेच दिया, इस तरह थोड़ी हुआ है मेरे भाई। उसकी किसी पैनामा लीक्स में, किसी पेंडोरा लीक्स में, किसी सर वो चोरी के पैसे की जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस टाइकून के चोरी के पैसे की बात कर रहे हैं सर। तो वो आ गए ना मैडम शेख, पाकिस्तान ही आए ना, आप उस पे आपने सजा सुना दी। चले एक ये पॉइंट आ गया, दूसरा आप सुने कि खान साहब के कहां पर मामला मसला है। जी चीमा साहब प्लीज मुख्तसर। देखिए खान साहब का ये है कि उन्होंने एक तो ये पैसे वापस लेकर आए, उसी बंदे को दे दिए, ठीक है, फिर उसके बदले में उन्होंने फेवर ली। और लीना मैं आपको बताऊं कि इनका ये मसला तो सामने आ गया है, और भी बहुत सारे मसले हैं। कई एक जगह पे प्रॉपर्टी टाइकून कोई उन्होंने टैक्स एमनेस्टी के लिए अप्लाई किया, बेसिकली उनके काफी केसेस चल रहे थे टैक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, उन्होंने एमनेस्टी के लिए अप्लाई किया, बाद में उन्होंने एमनेस्टी ली ही नहीं, उनका मामला आगे चला गया बेनामी कमीशन के पास। उन्होंने एक कंपनी, इनकी बेनामी कंपनी का केस चल रहा था, मैं अभी एक कंपनी की बात कर रहा हूं, उसके जो एसेट्स थे वो 300 अरब के थे। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है ना, ये 60 अरब बनता है, वो 300 अरब का था। उस पे बेनामी कमीशन वालों ने नोटिस भेजा, पहला नोटिस भेजा, फिर बाद में अगली बात शहजाद अकबर बताएगा कि उनको बेनामी कमीशन वालों को किसने कहा कि आपने इस केस को फॉलो नहीं करना। कोई एक फेवर नहीं है, बहुत सारी फेवर्स हैं, ठीक है, उसके बदले में क्या फेवर लेते रहे हैं, ठीक है, ये जो अलकादर के अलावा भी बहुत सारी फेवर लेते रहे हैं, और ये तब से फेवर ले रहे हैं जैसे कि बिल्कुल पॉलिटिकली भी इतने कोई बहुत रेलेवेंट नहीं थे, उस टाइम से ये फेवर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने फतवे दूसरे लोगों के बारे में देने होते हैं, दूसरों को करप्ट करार देना होता है, कभी अपने गिरबान में तो जान के देखें। सर मतलब मसलन के क्या फेवर लेते रहे, कुछ अगर आपके इल्म में है तो हमें बताएं। ये एक टाइम मैडम शेख मोहम्मद आए थे पाकिस्तान में, इनके उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम के जो इनके इंतजामात थे, उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी प्रॉपर्टी टाइकून की थी, उन पे काफी बोझ रहा खान साहब का। खान साहब उनको मुख्तलिफ टाइम पर तंग करते रहे हैं, और भी कई लोगों को करते रहे हैं। तो जब आप फेवर लेते हैं तो आप फेवर दे भी रहे होते हैं, ठीक है। ये मामला इतने सादा नहीं होते कि वो इमरान खान का मुंह देख के तो वो कहते हैं कि हम इतने पैसे जो है निछावर करेंगे, आगे कोई ना कोई उनको रिटर्न मिल रहा होता है। मैं यही जानना चाहती थी कि खान साहब ने क्या फेवर लिया, और फिर ऑब्वियसली जो भी फखर कंक्लूडिंग कमेंट्स। जी अलीना मैं एक बात जवाब तो ले ले मैडम शेख। सर एक सेकंड रुक जाएं, फखर का कमेंट लेके फिर आपके पास ही आ रहे हैं। फखर प्लीज मुख्तसर। बस एक और सवाल भट्टी साहब का, उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। भट्टी साहब ने कहा कौन सी उनकी कोई ऑफशोर कंपनी या बेनामी कंपनियाँ। इमरान खान मेरा ख्याल है उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनी बना के प्रॉपर्टी यूके में खरीदी थी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, और वो उसके बाद वापस नहीं लाए थे। वो जनरल मुशर्रफ के दौर में एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, उसमें जाके इन्होंने वो डिक्लेयर किया था। तो ये जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, देखें उस तरह नहीं है, ये मामला इतने सीधे नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ये सारी चीज़ें साबित हो रही हैं कि ना सिर्फ ये कि PTI जो इमरान खान थे और जो उसके साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर थे वो बिल्कुल 100% इसमें इन्वॉल्व थे। खैर मैंने उनसे कल सवालनामा भी भेजा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया आज का कहा था, और मैंने फिर रिमाइंडर भेजा है ताकि उनका भी इस हवाले से ये जो डीड ऑफ जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके ऊपर उनका भी मौक़िफ़ आ जाए, ताकि एक उससे वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा भट्टी साहब,
साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब एक तरफ हैं, आप एक तरफ हैं। 2 जुमलों में मुझे ऐसी दलील दे दें कि सबके ऊपर भारी पड़ जाए आपका जुमला, अगर मुमकिन है तो। पहली बात इमरान खान जिनको करप्ट कहता रहा, कोई उनके बारे में डाउट ही नहीं है कि वो करप्ट थे कि नहीं थे, वो आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैडम शेख कि जो मेरा भाई कह रहा है कि महातीर मोहम्मद के इंतजामात भी उन्होंने किए और फलाने किए, हमने भी बड़ी स्टोरियां सुनी हैं, ऑडियोज़ भी सुनी हैं और भी बड़ी चीज़ें सुनी हैं। और ये जो टैक्स यानी आप कितनी हुकूमत बेवकूफ़ है, 60 अरब लेके बैठ गई, 300 अरब को नहीं छोड़ा, तो बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़ाएं। आप जाहिर है उनके तो सारे धुल गए हैं, कम अज कम इधर आए धोएं और इनको भी ये सारा कुछ करें। खुदा के लिए यार कसम से, वो 25-30 साल जिनके लिए आपको नहीं पता, उमर चीमा साहब आपको नहीं पता वो प्रॉपर्टी टैकून किन किन के फायदे क्या क्या लेते रहे। और यार वन हाइड पार्क की कभी बात कर लिया करो यार, सजा हो गई ना 190 मिलियन पाउंड में, तो अब वन हाइड पार्क भी कभी मुंह से निकाल लिया करो कि वो भी डबल कीमत पे बेचा गया है। क्यों बेचा गया है वो प्रॉपर्टी टैकून को, जो आप अभी कह रहे हैं कि वो कोई फ्री का लंच नहीं होता, तो ये फ्री का लंच कहां से आ गया? तो मेरे भाई उसको तो सजा हो गई, बाकियों को भी सजाएं दें जिन्होंने बचपन से इनसे फायदे लेते आ रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सलीम साफ़ी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट सर। मैं दिफा नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपको अपनी जो राय है वो दे रहा हूं। चलिए, उनका मौक़िफ़ है, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन जी, जो भी है। सलीम साफ़ी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स। मेरे भाई आप तो करप्शन के खिलाफ थे, अब वन वे स्टोरी चल पड़ी है। नहीं सब भट्टी साहब, फिर आप भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं उनके सामने जो दस्तावेज हैं, सबूत हैं, उनकी राय उसके मुताबिक वो कायम कर रहे हैं उनके सामने, बाकी सारी दस्तावेजात गायब हो गई हैं। भट्टी साहब, ये थोड़ा नाजायज हो जाएगा। अगर आपको आपकी ओपिनियन का राइट है तो फिर उनको भी है, और पैनल के ऊपर ये राय गालिब है। मैंने वो चुकन तो। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट सर। आपने शुरू में उमर को ताना दिया पानामा का, अब पानामा तो शरीफों के खिलाफ था, उसमें तो शरीफ फंस गए, और अब आखिर में सब ये नसीहत कर रहे हैं कि भाई कभी उन पे भी तनकीद किया करे, कभी उनकी भी खबर लिया करें। तो ज़रा अपने उसमें भी देखें कि भाई इन बैठे हुए लोगों में से कौन ऐसा है जिसने शरीफों पे तनकीद नहीं की है, जिसने ज़रदारियों पे तनकीद नहीं की है, जिसने किसी और पे नहीं की है, इसी प्रोग्राम में भी और इस प्रोग्राम से हटकर भी। एब्सोल्युटली आई थिंक इसी के साथ कि हमारे पैनल की अक्सरियत एक तरफ है और वो समझते हैं कि जो एक इससे मुतल्लिक दावा किया जा रहा था, बयानिया बनाया जा रहा था, जिस तरह दस्तावेज़ात सामने आ रहे हैं उसके ऊपर से पर्दा हटता जा रहा है। इरशाद भट्टी साहब की बहरहाल अपनी राय है, वो इससे अग्री नहीं करते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर जानते हैं आपके सवालात के जवाबात। आपके भेजे गए सवालों के जवाब जानते हैं। पहला सवाल आज सलीम साफ़ी साहब के लिए भेजा गया है, और साफ़ी साहब आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अंदरूनी सियासत में बड़ी तब्दीली की वजह क्या है? क्या अली अमीन गंडापुर की जगह नए सदर की तकर्री तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन पर असर डालेगी? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई में ग्रुपिंग बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। 2013 से ये ग्रुपिंग चली आ रही है। परवेज़ खटक साहब का अपना ग्रुप था और अली अमीन वगैरह का अपना ग्रुप था, असद कैसर का अपना ग्रुप था। फिर वक्तन फ़वक्तन लेकिन इमरान खान साहब का जो वीटो पावर होता है उसकी वजह से वो सामने नहीं आता या उसका इजहार उसी तरीके से नहीं होता। अब अली अमीन साहब एक तरफ उनको वज़ीर आला बनाया गया था, दूसरी तरफ वो पार्टी सदर थे, और तीसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी में भी डाले गए थे। तो पुराने जो पीटीआई के लोग हैं उनका बहुत एतराज़ हो रहा था कि सब कुछ उनको दे दिया गया है, और जुनैद अकबर साहब जो है गालिबन उनको इसलिए बनाया गया है कि वो इस दौरान पूरी डटाई के साथ उन्होंने अपने लीडर का साथ दिया है, और उन लोगों में नहीं थे जो कि दोनों तरफ खेल रहे थे। और अली अमीन गंडापुर से भी शायद ये एक जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये काम कर दिया है। इससे तो बहरहाल बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक बंदा सब काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि जुनैद अकबर साहब जो है वो बाकी लोगों को इकट्ठा कर ले।
सलीम साहब, आप तो काम के बोझ की वजह बता रहे हैं, लेकिन कयास आराइयाँ या ख़बरें कुछ इस तरह से भी हैं कि शायद खान साहब गंडापुर साहब से नाराज़ थे काफ़ी अरसे से। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो रब्ताकारी थी गंडापुर साहब का, उस हवाले से किरदार खान साहब उससे नालां थे या वहाँ पर कुछ मसले मसाइल पैदा हो रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कोई आने वाले जारहाना फ्रंट की तैयारी है। इन खबरों को कैसे आप देखते हैं? नहीं, मैं उस पर यकीन नहीं करता। खान साहब हर किसी से हर वक्त नाराज भी होते हैं और खुश भी होते हैं, राजी भी होते हैं वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। अच्छा सॉरी, आप कुछ साफ़ी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आगे? वरना आप एक मिसाल दे दे, एक रोज़ वो कहता है कि शेख रशीद को मैं ये भी नहीं रखूँगा, दूसरे दिन उनसे राज़ी हो जाते हैं और उनको अपना दायां बाजू बना लेता है। वो एक दिन एक लीडर के बारे में कहते हैं कि इनकी तो यही हैसियत है, बाबरावान साहब को देख लें, दूसरे दिन वो उनके साथ फिर होते हैं। तो खान साहब की ये राजगी और नाराज़गी जो है ये चलती रहती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। अच्छा जी, अगला जो सवाल आया है वो आया है फ़खर दुरानी साहब के लिए। फ़खर, आपसे पूछा गया है कि फ़खर भाई, तोशा खाना का हिसाब सिर्फ इमरान खान का होगा या बाकी वज़ीर आज़मों का भी होगा? शुक्रिया सवाल पूछने वाले जो हैं उनका। देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का केस है उसमें एक तो मिस डिक्लेरेशन के हवाले से है और दूसरा जो तोशाखाना के गिफ्ट्स हैं वो उसको अंडर वैल्यू करके उसकी जो अंडर इन्वाइसिंग और उसके हवाले से इल्ज़ामात हैं। जो बाकी जितने भी तोशाखाना से, क्योंकि तमाम वज़रा और बाकी भी माजी में हम देखें तो वो गिफ्ट्स लेते हैं, उनके हवाले से अगर कोई उनकी भी इस तरह की रिवायात या इस तरह की कोई एविडेंसेस वगैरह हैं जिसमें उन्होंने जो गिफ्ट्स हैं वो लेके आगे बेच दिए हैं और या फिर उसके बाद उन्होंने मिस डिक्लेयर किया है या अंडर वैल्यू उसके वो करके वो दिया है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी लाजमी तौर के ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कोई अगर ये साबित हो जाता है तो उनको जो भी सज़ा जिसका हक़ बनता है वो उसको दी जानी चाहिए। गो के डिबेटेबल, लेकिन गिलानी साहब के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर तोशाखाना बना था। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि देखें, अगर वो उसका भी इसी तरह इमरान खान की तरह अगर वो उन्होंने कोई गिफ्ट्स लिए हैं और उसके बाद उन्होंने मिस डिक्लेयर किए हैं ये तमाम जो गिफ्ट्स थे उसके हवाले से, तो फिर उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई कानूनी तौर पे होनी चाहिए जिस तरह इमरान खान के खिलाफ हो रही है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि शायद ये भट्टी साहब ने सवाल करवाया है, लेकिन ये अयूब जतोई साहब ने करवाया है, सवाल किया है सवाल जी। अच्छा, मैं वैसे जेन्युइनली समझा कि ये भट्टी साहब जो है वो छुप के उन्होंने कोई अपना ये सवाल एक खुफिया अपने उससे वो भट्टी साहब आजकल बड़े हार्ट्स भेज रहे हैं अपने लिए हमारे यूट्यूब कमेंट्स के अंदर। तो भट्टी साहब अपने लिए कमेंट करा रहे हैं, कमेंट्स में भी किसी दूसरे को कहीं नहीं घास डाल रहे। अच्छा जी, थैंक यू फ़खर दुरानी साहब। अगला सवाल उमर चीमा साहब के लिए। चीमा साहब, आपसे पूछा गया है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? मुश्किल माशी हालात और किफ़ायत शुमारी के ऐलान के दौरान तनख्वाहों में इजाफा कर लिया गया, क्या ये जायज़ है? मेरा ख्याल है वो पंजाब असम्बली की भी हवाला दे रहे हैं और शायद खबरें कुछ चल रही हैं ना ये पार्लियामेंट के अरकान की, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी इजाफा करने की, तो उससे मुताल्लिक सर बता दें। लीना, एक जब नेशनल असम्बली का कैंडिडेट कंटेस्ट करता है तो उसको अलाउड होता है कि वो 1 करोड़ तक इलेक्शन एक्सपेंस कर सकता है, अखराजात 1 करोड़ तक कर सकता है। पहले तो बहुत कम थे, 35 लाख था, अब जो है 1 करोड़ कर दिया गया। लेकिन जो अखराजात हैं वो 1 करोड़ से भी कहीं ज्यादा होते हैं। अब आप इमेजिन करें, हम इसको यही तसव्वुर कर लें कि 1 करोड़ होते हैं। एक MNA की सैलरी कितनी होती है? 1,88,000। आप इसको 2 लाख समझ लें। 2 लाख सैलरी का मतलब है कि वो साल में कोई बनाएगा 24 लाख रुपया, ठीक है? तो वो तो उसको 3-4 साल लग जाएंगे वो 1 करोड़ पूरा करने के लिए। तो इसमें एक मतलब ये भी है कि ये सिर्फ वो करोड़ के पैसे पूरे करने के लिए नहीं आते, ये एक सोर्स है कि जिससे वो आगे मजीद भी पैसे बना रहे होते हैं, अपना एक इन्फ्लुएंस बाय कर रहे होते हैं। मैं जाती तौर पे इस हक में हूं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी सैलरी 10 लाख कर दी जाए, 20 लाख कर दी जाए, लेकिन उसके बाद जो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ है वो भी लेकर आया जाए। उसमें इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि ये लोग जाती फायदे उधर से नहीं उठा रहे। अब देखिए, इस टाइम आपको पता है कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा सैलरी है? जो सबसे छोटा मुल्क है, और वो सिंगापुर है। सिंगापुर का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उनकी सैलरी के मुकाबले में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो लगता है दर्जा 4 का मुलाजिम है।
ठीक है। उसकी सालाना जो सैलरी है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसकी 4 लाख है, और इनका जो है सिंगापुर वालों का इसकी 22 लाख है। 22 लाख डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर जो एक वजीर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग जो हैं उनको वजीर बनाते हैं, और उनकी जो सैलरी है वो 10 लाख डॉलर बनती है सालाना। तो अच्छे लोग लेकर आए। हम जो है ना बाज़ का अजीब मामलात में पड़ जाते हैं। हमें ये भी चाहिए कि टैक्स वाले जो FBI हैं वो टैक्स भी कलेक्ट करे, लेकिन हमें इस चीज पर एतराज होता है कि इनको गाड़ियां क्यों दे रहे हैं। तो लिहाजा इनकी सैलरीज बढ़ाएं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ है उसको स्ट्रांग करें। सर मसला बताऊं क्या होता है, तनकीद मेरा ख्याल है यहाँ पर होती है जो अभी भी हो रही है कि पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल तो हल ही नहीं करते। ये जब MNA MPA बन के चले जाते हैं तो फिर उसके बाद मुड़ के अपने हलकों को देखते नहीं हैं, वहाँ पर बैठ के मरात और असम्बली में ना आने की तनख्वाह लेते हैं। और फिर उसके ऊपर जुल्म ये कि क्या आपके ख्याल में ये भी होना चाहिए कि अपनी तनख्वाह बढ़ाने का इख्तियार खुद ही होना चाहिए, या फिर इसके लिए भी कोई तरीकाकार वज़ा होना चाहिए जैसे पूछा गया? देखिए ये तरीकाकार तो इन्होंने पार्लियामेंट नहीं करना है ना। जो एक फाइनेंस बिल है वो भी तो पार्लियामेंट पास करती है, तो अगर तनख्वाहें बढ़ेंगी वो भी इधर से बढ़ेंगी। जो आपने शिकायत की अवाम की शिकायत वो अपनी जगह पर जायज़ है, उन लोगों का बनता है, और ये वाकई एक काबिल रसाई नहीं रहते, उनसे दूर होते हैं। तो उसके लिए तो उसके लिए तो अलहदा इक़दामात लेने की जरूरत है। उसका एज सच सैलरी के साथ तल्लुक नहीं है। अच्छा। ठीक है, सैलरी कम हो या ज्यादा हो, ये फिर ये कहेंगे जी मेरी सैलरी कम है, मैं तो दिहाड़ी लगाने गया हुआ था, ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो इशू नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इसको मशरूत किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी सैलरी 20 लाख कर दें, लेकिन जो एक मुफादात के तसादम का लॉ है वो होना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी इस पोजीशन को अपने जेबें भरने के लिए इस्तेमाल ना करें। वो करें, उससे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम नहीं होंगे। यानी कि हम सैलरी बचाते रहते हैं, दूसरी तरफ से करप्शन में लोग जो हैं वो अपना कमाल कर जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। अच्छा जी, अगला सवाल भेजा गया है ढेर सारी प्यार और मोहब्बत के साथ भट्टी साहब के लिए। भट्टी साहब, आपसे आज पूछा गया है कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ रिस्ट्रिक्शंस को अपनी कामयाबी कहने वाले और अमेरिका में लॉबी करने वाले सज्जाद बरकी को इमरान खान ने फॉरेन अफेयर्स कमेटी में शामिल कर दिया। क्या बरकी जैसे लोगों को ऐसी पोजीशन देकर IK साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मफादात को दांव पर लगाने को तैयार हैं? भट्टी साहब जवाब ज़रूर देना। शुक्रिया। सबसे पहले वो जो दिल आपने साथ लगाए हैं, जो मोहब्बतें भेजी हैं, जो प्यार निछावर करते हैं। आपको पता है मैं वन एंड ओनली हूँ, आपको पता है मैं इस पाकिस्तान में अकेला हूँ, अपनी तर्ज का अकेला। शुक्रिया मेरे भाइयों, प्यार, अपनी मोहब्बतें जारी रखो। अब मैडम शेख, आपसे सवाल है कि ये कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगवाई हैं इन्होंने, बरकी साहब ने? सर आपसे सवाल पूछा गया ना, अवाम का आपसे सवाल है तो जवाब भी आप ही देंगे, मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बस पढ़ के आपको बता देती हूँ सवाल। वैसे मेरा ख्याल है वो उसको रेफ़र करे जो अमेरिका में इनसे मुतल्लिक बात हो रही थी कि लॉबिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर एक दो दफ़ा ये भी बात हुई कि वो जो US से रिस्ट्रिक्शंस आई थी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी इनका बड़ा किरदार था। पहली बात तो ये भाई, मैं अपनी आपको राय दे लूँ कि कोई भी इस मुल्क का शख्स, कोई भी, चाहे वो इमरान खान हो, जब मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ होगा तो वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करेगा। सज्जाद बरकी साहब की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग में इनका कोई किरदार रहा है। हाँ, ये इमरान खान के कज़न हैं और इनको जो चैप्टर का हेड बनाया है उसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं, और वो वजूहात ये हैं कि ये ट्रंप साहब की जो फैमिली है उनके बड़े करीब हैं, जैसे जुल्फ़ी बुखारी हैं। ट्रंप साहब से 3 बिजनेसमैनों के साथ ये मिल चुके हैं और एक डिनर भी कर चुके हैं, और ये बहुत वो क्या कहते हैं कि इस पिछले अरसे में पूरे जो चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको 1 पेज पे लाने और ट्रंप साहब की पार्टी और ट्रंप साहब के वो सारा करने में इनका बड़ा किरदार है, और ये कज़न भी हैं ज़ाहिर है, तो इसलिए इन पे ट्रस्ट किया है। और ये मैं बताता चलूँ मैडम शेख कि कुछ ऐसा सुनी सुनाई कच्ची पक्की खबरें हैं कि कुछ पाबंदियों की बातें आ रही हैं, कुछ वाइट पेपर सा तैयार हो रहा है अमेरिका में। वो क्या हो रहा है अभी इस बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता। एक करारदाद भी आ रही है, सुना है दोबारा कांग्रेसमैनों की तरफ से सदर ट्रंप साहब को ख़त लिखा जाएगा।
एक मीटिंग भी होने जा रही है ट्रंप साहब के साथ, और वो उसकी डेट फाइनल नहीं हो रही, और सवाल भी ट्रंप साहब से करने जा रहे हैं, और एक वाइट पेपर भी ट्रंप साहब को पेश किया जाने लगा है, और बहुत दबाव है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पर अमेरिका के हवाले से। जो आप मोहसिन नकवी साहब जो गए हुए थे, जिस तरह वो ट्वीट्स ज़ाहिर करते हैं या वहाँ की जो हलके बता रहे हैं, तो बहुत कुछ अगले 1-1.5 महीने में होने वाला है। भट्टी साहब, ये जो आप तफसीलात बता रहे हैं बड़ी हैरान कौन, ये वाइट पेपर, कुछ पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने से मुतल्लिक जो लॉबिंग हो रही है, कौन कर रहा है और क्या क्या हो सकता है इसके नतीजे में? मैडम शेख, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमेरिका का चैप्टर है, वो जुल्फी बुखारी साहब, ये बरकी साहब और कोई 12 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, जो इस सारे प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि 3 लॉबिंग फर्म्स हायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं वो सर, बाकी फैमिली के हवाले कैसी? जी क्या कहा मैडम शेख? आप कह रहे हैं पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं सर, वो कैसी? नहीं, पाबंदियां पाकिस्तान पे नहीं, जो ये अभी इसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान पे पाबंदियां नहीं, ये कुछ लोगों के नाम वो देना दिए उन्होंने, जिसके हवाले से वो बात हो रही है, जो इलेक्शन के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, चादर चार दीवारी के हवाले से। अच्छा, और आपने वो कह रहे हैं ना कि सुनी सुनाई खबरें हैं, अभी उस तरह से मटीरियलाइज नहीं हुई, जब हुई तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन भट्टी साहब, अगर आपने ऐसा कह दिया कि ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर इन साहब के सवाल के जवाब भी दे दे कि ऐसे लोग अगर इन रिस्ट्रिक्शंस को या पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको अपनी कामयाबी करार देते हैं, तो क्या ये इस पोजीशन को साबित नहीं करता कि पाकिस्तान के मफाद को दाव पर लगा रहे हैं खान साहब? नहीं मैडम शेख, मैं नहीं समझता। इमरान खान अपना केस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लड़ रहे हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तहरीक इंसाफ वाले, वो उनको कंसर्न है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान का इस मामले में कोई नहीं। जब पाकिस्तान का होगा तो भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चाहे उसके चक्कर में मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सवाल उठ जाएं, चाहे उसके चक्कर में ये जो आप पाबंदियाँ कह रहे हैं मुमकिन तौर पर वो आ जाएं, चाहे उसके चक्कर में GSP+ वाली बातें हो जाएं। क्या मुझे समझ नहीं आई मैडम शेख, आवाज़ बहुत आहिस्ता है। चले कोई बात नहीं भट्टी साहब, रहने दें, आज इसके ऊपर ही क्लोज़ कर देते हैं हम कि सादत हुसैन साहब ने सवाल भेजा है। आई होप जी आप सबको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे, और इसी तरह से हमें लिखते रहें, हम सवालात अपने प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाएंगे, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर तो आप देख ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।